बुक ऑलरेडी मौजूद है। लिमिटिंग फैक्टर का पास पेपर का 3rd क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। एग्ज़ामिनर ने जून 2016 पेपर 21 में टेस्ट किया था और 2016 पेपर 23 दोनों वेरिएंट्स में ये टेस्ट हुआ है। 21 में और 23 दोनों आपके अपने खुद के वेरिएंट्स नहीं हैं। अच्छा सर, इसमें सॉल्व कैसे करना है ये भी देख लीजिए। राहिल इज़ कंसिडरिंग ओपनिंग अनदर फैक्ट्री टू प्रोड्यूस 2 न्यू प्रोडक्ट्स Y and Z। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है X की और Y की। जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो पर यूनिट्स पे दी हुई है। DM पर यूनिट दिया हुआ है 2, 4। आपके पास DL जो दिया हुआ है 10 और 5, और उसी के साथ उन्होंने 10 जो दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है और बोल रहा है 5 पर आवर, यानी 1 घंटा काम करने के $5 पैसे हैं। और अगर मैं 10 को डिवाइड कर लूँ 5 से तो ये कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास। 10 को डिवाइड कर लूँ 5 से तो मेरे पास कितने आंसर्स आ जाएंगे 2। वो 2 क्या होगा 2 आवर्स हो जाएंगे। एग्री। 10 जो थी आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी और एक घंटा काम करने की कितनी है $5 है। तो 10 को डिवाइड कर लिया 5 से तो मेरे पास क्या आ गया 2 आवर्स आ गया। क्रॉस चेक करना चाहते हो 2 घंटे हैं, 1 घंटे के कितने पैसे थे $5 थे, तो 2 × 5 कर दोगे तो 10 आ जाएगा। सेम आपके पास यहाँ पर देख सकते हो 5 लेबर कॉस्ट थी, डिवाइड कर लिया 5 से तो आपके पास कितना आ गया 1 आवर्स आ गया। डन हो गया बेटा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई है, अगर चाहो तो अपने पास लिख लो और सुन लो। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने दिए हुए हैं आपके पास, मेरे ख्याल से जो दिए हुए हैं 1.5 है और 1.5 है। इसके बाद आपके पास सेलिंग प्राइस दी हुई है 23 और 18। एग्री। सर फोरकास्ट डिमांड की बात कर रहा हूँ। फोरकास्ट डिमांड इज़ अप्रैल। Y के 4000 यूनिट्स हैं और Z के कितने हैं 6000 यूनिट्स हैं। ओके। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट Y एंड Z। मुझे क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है हर प्रोडक्ट का। तो दिस इज़ कॉल्ड पार्ट E। पार्ट E में मुझे क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों प्रोडक्ट्स का निकालना है। तो सबसे पहले मैं किसका निकाल लूँ, Y का निकाल लूँगा। कॉन्ट पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितनी है 23 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है बेटा 2 + 10 + 1.5, तो ये हो गया 12 13.5। 23 में से 13.5 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 9.5 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। क्लियर। अनस सॉरी उकाशा बेटा क्लियर। शारिफ आपके पास, राफ़े, मरवा बेटा। इसके बाद आपके पास यहाँ देख सकते हैं आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे किसका निकालना है, Z का निकालना है। तो अगेन Z के लिए वही होगा, कोई नई चीज़ नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यमुना, वानिया आपके पास, लुबाबा, बुशरा बेटा कितनी थी आपके पास 18 माइनस मेरे ख्याल से 4 + 5 9 9 + 1.5 कितना हो गया 10.5। 18 में से 10.5 निकाल दीजिए 7.5 आ जाएगा, कॉन्ट पर यूनिट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। आज डेट क्या है बेटा, अच्छा कॉन्ट पर यूनिट आ गया। कॉन्ट पर यूनिट के बाद क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड में पढ़ लें। कॉन्ट पर यूनिट के बाद क्या निकालेंगे आपके पास, मेरे ख्याल से निकालने का कहा है इन्होंने आपका ड्यूरिंग अप्रैल फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपये है। कैलकुलेट फोरकास्ट प्रॉफिट फॉर द न्यू फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब एक महीने का मुझे क्या निकालना है
प्रॉफिट निकालना है, फोरकास्ट प्रॉफिट निकालना है। दिस इज कॉल्ड पार्ट कौन सा? एफ। यार फोरकास्ट प्रॉफिट निकालने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है, ज़्यादा लंबी नहीं करनी। लेट्स से मैं कहता हूँ आपके पास काउंट पर यूनिट आ चुका है, कितना आया है? क्या हमें आपके पास ये इन दोनों का निकालना है या सिर्फ एक का निकालना है? दोनों का निकालना है। तो अगर हम दोनों का निकालने जाते हैं, टोटल में मांगा है या किस फॉर्म में मांगा है, यहाँ देख लें आपके पास। अगर काउंट पर यूनिट अगर मैं निकालने जाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं ना, कौन कौन सी हैं? मैंने लिख लिया Y, Z और टोटल। एग्री करते हो? इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? काउंट पर यूनिट दोनों का निकाल चुके थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे ख्याल से एक का निकाला था 9.5, एक का निकाला था 7.5। बॉस नंबर ऑफ यूनिट्स हैं दोनों के कितने? एक के मेरे ख्याल से 4000 थे और एक के 6000 थे। तो सर ये एरो बनाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ। सर 9.5 को मल्टीप्लाई कर लो 4000 से, कितना हो जाएगा? जी बेटा 38,000। ओके, 7.5 को मल्टीप्लाई कर लो 6000 से। जी बेटा 45 और 38 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 83,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? ई पार्ट है ना ये, तो एफ पार्ट में कितना बन रहा है आपके पास? टोटल कंट्रीब्यूशन 83,000। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 60,000। कोई सेपरेट वेपरेट तो कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 60,000। अगर मैं फ़िक्स कॉस्ट में से कंट्रीब्यूशन में से फ़िक्स माइनस कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा होगा? 23। ओके बेटा, तो इसका मतलब जो इन्होंने ये भी रिक्वायर्ड मांगी थी हमने कर ली। अगर पर यूनिट दिखाने का बोला था वो भी दिखा दिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का बोला था वो भी दिखा दिया। यहाँ तक कोई मसला? पार्ट एफ के बाद क्या का है? पार्ट एफ के बाद अच्छा अभी तक कोई लिमिटिंग फैक्टर शुरू नहीं हुआ था। अब तक मेरे हिसाब से तो जो कल भी हमने बात की थी, लिमिट का मतलब कंस्ट्रेंड लेबर में या मटेरियल में। आपने जितने तीनों क्वेश्चंस किए मेरे ख्याल से मटेरियल में ही प्रॉब्लम थी, मटेरियल ही शॉर्टेज था। इस वाले में आ जाओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइस। एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग अप्रैल डायरेक्ट लेबर आर एक्सपेक्टेड टू बी लिमिटेड टू 10,000 आवर्स। कर लग गई लिमिट, यानी इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास जो लिमिटेड कितने आवर्स हैं आपके पास? 10,000। तो सर इसका मतलब Y या Z के अंदर जो लेबर है वो इनकम्प्लीट रहेगी, वहाँ पर आवर्स यूज़ नहीं होंगे। तो हमें वो कैसे पता करे चलेगा, जिसको हम अपनी लाइफ में कहते हैं रैंकिंग वाली कॉस्टिंग। कौन सा पार्ट है ये? GA या F है? ओके, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? रैंकिंग निकालनी पड़ेगी। क्या मैं वो निकाल सकता हूँ? दो प्रोडक्ट की निकालनी पड़ेगी, Y और दूसरी कौन सी है? Y और Z। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था इनका? 9.5 और मेरे ख्याल से था 7.5। एग्री? अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर की अगर बात करता हूँ, लिमिटिंग फैक्टर किस चीज़ की लग रही थी? डायरेक्ट लेबर पर आवर। तो पर आवर का मतलब हो गया, ऊपर ही आपने निकाला था 2 आवर्स हो गए। और दूसरा कौन सा है आपके पास? 2 आवर्स हो गया। और इसके अलावा क्या था आपका?
1 आवर्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस जगह पे अगर मैं मेंशन करता हूँ तो 2 आवर्स सही है, और यहाँ लिख देता हूँ 1 आवर। तो सर आप अगर इसको इससे डिवाइड कर लेते हो, एरो क्यों बना रहे हो, अंडरस्टैंड करने के लिए बना रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना आ जाएगा, हेल्प कर सकते हो। 4.75 और बराबर में कितना आ जाएगा 7.5। तो सर रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसको बनाऊंगा, Z को, फिर किसको बनाऊंगा। तो इसका मतलब अब मैं इसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या बना सकता हूँ, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइजेशन चार्ट बनाना पड़ेगा। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल कितने हैं मेरे पास, 10,000 है। सबसे पहले रैंकिंग के हिसाब से कौन है, Z है। Z के कितने यूनिट्स थे, मेरे ख्याल से 6,000 थे। 6,000 इंटू उसका वो कितना था 1, तो इसका मतलब 6,000 हो गया। 10,000 घंटों में से 6,000 घंटे यूज़ हो गए, पीछे कितने बच गए 4,000। पीछे किसकी बारी आती है, Y की। Y के 4,000 यूनिट्स हैं और कितने ये घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे। तो 4 2 8, तो इसका मतलब मेरे पास अवेलेबल कितने हैं 4,000 है। तो 4,000 मेरा अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2,000 घंटे लगेंगे, और 1 घंटा बनाने पे कितने आवर्स लग रहे हैं 2, तो ये आ गया 4,000। तो इसका मतलब जो मेरा Y है वो पूरा नहीं बनेगा, 4,000 की जगह कितना बनेगा 2,000। क्या ये बात रिपीट करनी है या मैं आगे चलूं, क्या ये बात रिपीट करनी है या मैं आगे चलूं। अकॉर्डिंग टू मिस बुशरा और सर शारिफ, उन्होंने कहा था कि आपके पास रेशो से कर सकते हैं। अगर आप मिस बुशरा और सर शारिफ या उकाशा को फॉलो करते हैं, सर उकाशा, तो आप लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग मैथ्स के जीनियस हैं, हम नहीं हैं। तो हम इस तरीके से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जितना चीज़ों को हम लोग ईजी रखेंगे उतना आराम से समझ आ जाएगा। लो बाबा बाजी क्लियर बेटा, डन है, कुछ बेहतर हो गया, स्टेटमेंट्स अच्छी हो गई, कुछ इम्प्रूवमेंट आ गई, ब्रेक इवन हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अच्छा बेटा, अब इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बनाने में हेल्प कर दो ना यार। कैसे बना लेंगे दोस्तों, अगेन मुझे बनाना पड़ेगा X, Y और Z का बनाना पड़ेगा, ऐसा ही है, सॉरी Y और Z का बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया Y Z और टोटल। तो Y के लिए Y का कंट्रीब्यूशन बता सकते हो कितना है 9.5, Z का कितना है 7.5। नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूँ तो Y के कितने थे 4,000 नहीं थे, कितने हो गए थे 2,000 हो गए थे भाई, और Z के कितने थे 6,000। तो इसका मतलब लिमिट इसके अंदर लगी थी, यहाँ 4,000 नहीं बना, जिसकी वजह से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है आपके पास। इसको ज़रा सॉल्व करके बताओ कितना 19,000, और 7.5 को मल्टीप्लाई करो 6,000 से कितना 45,000। तो दोनों को टोटल कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना 64,000। सर 64,000 में से फिक्स कॉस्ट कितनी थी, मेरे ख्याल से 60,000 थी। तो अगर ये देखो आर्स कम हुए तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैं पूरा कंप्लीट जाता तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा था आपके पास 23,000, और जब मेरे नंबर ऑफ आवर्स में लिमिट लग गई, शॉर्टेज लग गई, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास 4,000। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ तक क्लियर बेटा। के बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या मांगा हुआ है बता सकते हो।
जी पार्ट बस यही था, सॉरी आगे और भी पार्ट्स मौजूद हैं। राहिल हैज़ टू मीट द फोरकास्ट डिमांड इन अप्रैल एज शी हैज़ कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर इन ऑर्डर टू अचीव इज शी हैज़ टू ऑल्टरनेटिव्स। राहिल को फोरकास्ट डिमांड अप्रैल की मीट करनी है अपने, शी हैज़ कॉन्ट्रैक्ट विद हर कस्टमर्स, उसने कोई कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। इन ऑर्डर टू अचीव दिस शी हैज़ टू ऑल्टरनेटिव्स, अगर ये टारगेट को अचीव करना है तो मेरे पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसके बाद आज द वर्कर टू वर्क ओवर टाइम, जो मेरे स्टाफ हैं उनसे मैं पूछूं कि आप लोग ओवर टाइम लगाओगे, और ओवर टाइम लगाओगे तो जो उनकी बेसिक सैलरी होगी उसका जो भी हाफ या जो भी देना होगा वो आप दोगे। बाय इन दी प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर सप्लायर, यानी आप क्या करोगे, खुद नहीं बनाओगे अपनी फैक्ट्री में, बाहर से ले लोगे। ये थोड़ा सा मेक एंड बाय डिसीजन, यानी डिसीजन मेकिंग इसी को कहते हैं, जिसको ऑप्शनिंग कहते हैं। आप सर एडवाइस करना है विच ऑप्शन शी शुड चूज़, जस्टिफाई और आंसर, स्टेट 1 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का एडवांटेज भी बताया हुआ है और डिसएडवांटेज भी बताया हुआ है। एडवाइस करो राहिल को, लिखवा रहा हूँ जल्दी से लिख लो। अगर आप ओवर टाइम की एडवाइस करते हो तो वो भी लिख लो जल्दी क्विक। अगर ओवर टाइम की एडवाइस करते हो तो वो भी लिख लो। अगर ओवर टाइम की एडवाइस कर रहे हो तो उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स यानी डिसएडवांटेज बता दो। अगर क्या नाम है परचेज़ फ्रॉम अनदर सप्लायर कर रहे हो तो उसके फ़ायदे और नुकसानात बता दो। ओवर टाइम के बेनिफिट्स में लिख लो, एबिलिटी ऑफ वर्कर इज़ वेल नोन टू द बिजनेस, एबिलिटी ऑफ वर्कर्स इज़ वेल नोन टू द बिजनेस। ओवर टाइम के बेनिफिट्स, ability of workers is well known to the business. Point 2, quality of work done by labor is also well known. Quality of work done by labor is also well known. फिर उसके बाद production will meet the demand. Quality of work done by labor is also well known. Production will meet the demand. Production will meet the demand. और भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, आप उनको अच्छा प्राइस, ओवर टाइम रेट अच्छा ऑफ़र करोगे तो जिससे उनका दिल भी लगेगा और वो एक्स्ट्रा काम करने में और अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, एफिशिएंट प्रोड्यूस करेंगे और इफेक्टिव प्रोड्यूस करेंगे। कुछ भी आप पॉइंट्स अपने हिसाब से जो वैलिड लगते हैं लिख सकते हैं। ड्रॉबैक्स की हेडिंग डालें, वर्कर्स में रिफ्यूज़, जब आप वर्कर्स को ये ऑप्शन रखोगे तो हो सकता है कि वो रिफ्यूज़ कर दें, वो मना कर दें कि भाई हमारा जितना टाइम था हमने कर लिया। वर्कर्स में बी रिफ्यूज़। नंबर 2, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स में बी अफेक्टेड, यानी आप लोगों ने क्या किया, ओवर टाइम रेट नहीं बढ़ाया, उसी पैसों में ही उनको रगड़ दिया, उसी पैसों में ही आपने उनको यूज़ कर लिया, तो उनकी क्वालिटी भी ख़राब होगी, उनकी एफिशिएंसी भी ख़राब होगी, उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी। ज़ाहिर सी बात है उनकी जो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है कंपनी के साथ वो भी ख़राब होगा, ब्रांड लॉयल्टी भी ख़राब हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर में बी अफेक्टेड। फिर उसके बाद एडिशनल अदर कॉस्ट सच एज पावर एक्सेट्रा विल ऑल्सो बी इनकर्ड। एडिशनल अदर कॉस्ट, क्लास में कुछ स्मेल आई है और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर परफ्यूम है तो ओके है, बट स्मेल आई है मुझे। आपके पास एडिशनल अदर कॉस्ट सच एज पावर, additional other cost such as power etc will also be incurred. एडिशनल अदर कॉस्ट सच एज पावर से बड़ी कोई कॉस्ट नहीं होती। अगर ओवर टाइम लगा रहे हो, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट पे या उस प्रोडक्शन पे फ़ायदा है तो हम उसको लेंगे, अदरवाइज़ हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, बाय इन फ्रॉम अनदर सप्लायर। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, बाय इन फ्रॉम अनदर सप्लायर
buy in for another supplier, उसका बेनिफिट लिख लो, डिमांड विल बी मेट या डिमांड विल बी मीट। अगर दूसरे सप्लायर से ले लोगे तो लेबर को दूसरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्शन के लिए अपनी फैक्ट्री ओपन नहीं करनी पड़ेगी, पावर की कॉस्ट नहीं लगेगी, डिमांड विल बी मीट। दूसरा, कस्टमर वुड रिमेन लॉयल विद द बिजनेस, कस्टमर वुड रिमेन लॉयल विद द बिजनेस। मैं अगर होता तो कभी भी बाहर से सप्लायर से नहीं लेता, इस वजह से नहीं लेता, हो सकता है कि मैं अच्छा खाना बना रहा हूँ, मैं क्वालिटी अच्छा तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छा गोश्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छी चीज़, मुझे थोड़ी पता है सामने वाला क्या दे रहा है, तो इसका मतलब उससे मेरी ब्रांड लॉयल्टी भी ख़राब हो सकती है, कस्टमर रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि लोग मेरे नाम पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब टैग मेरा है, तो मुझे खुद बनाना है, मैं खुद बनाऊंगा तो मुझे मालूम है मैं क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा लेबर क्या कर रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ड्रॉबैक्स में लिखें, डज नॉट नो क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, डज नॉट नो क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, डज नॉट नो क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर। Second point, may allow competition into market, may allow competition into the market, may allow competition into market. No knowledge of price, no knowledge of price. अगर आप उस पे जा रहे हो, किस पे, ओवर टाइम पे, तो 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज और अपना ओपिनियन, क्यों जा रहे हो एक लाइन में। और अगर आप सप्लायर से ले रहे हो तो आप क्या करो, 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज और एक अपना ओपिनियन कि भाई मैं इस वजह से जा रहा हूँ। और ओपिनियन भी लंबी मत करना, पॉइंट टू पॉइंट कर लेना कि भाई मैं इस वजह से जा रहा हूँ कि भाई कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो सके और मुझे इस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट है जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अगेन अब ये वाले जो थ्योरेटिकल एरिया है आपके पास, अगर आप देखते हो, ये आपके पास जब टॉपिक शुरू करवा रहा था स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो मैंने आपको कहा था कि इसके एडवांटेज भी भेजे थे, डिसएडवांटेज भी भेज दिए थे। अगर एडवांटेज की बात करता हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग के, कॉस्ट कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है आपके पास। फिर इसके बाद सिंप्लिसिटी, ये आपको मैंने ग्रुप पे भेज दिया है। तीसरा, एलिमिनेशन ऑफ कॉस्ट वेरिएंस पर यूनिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लानिंग हो सकती है, एक्यूरेट ओवरहेड रिकवरी रेट हो सकता है, मैक्सिमम रिटर्न टू द बिजनेस। और अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो सकती है। इसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट का इशू आ सकता है, रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स आ सकते हैं, इंक्रीजिंग कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है।